हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। अब आज हम लोग टर्म 2 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज ट्रायंगल्स। वैसे आपके सेकंड सेमेस्टर में सेकंड टर्म में एक्चुअली क्वाड्रिलैटरल्स आ रहा है ना, बट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग एक्चुअली ट्रायंगल से ही हो जाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रायंगल्स फर्स्ट टर्म में आया था मानते हैं, लेकिन इस टर्म में अगर हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे तो शायद आपको समझने में कंफर्टेबल रहेगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाऊँ और इसके बाद क्वाड्रिलैटरल करूँ। तो ट्रायंगल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल। तो फ्री ठीक है, फिर ओके बच्चों, तो आइए हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल में सबसे पहले तो यही आता है क्वेश्चन कि आखिर ट्रायंगल है क्या। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि ट्रायंगल क्या हमारा एक 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है। कैसा है? 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तो एक ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड्स हो और वो क्लोज्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया तो देखो इसकी 3 साइडें हैं और ये बंद फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। क्लोज्ड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, बाउंडेड बोले या क्लोज्ड बोले एक ही बात है। ठीक है, अब इसे कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल के ये 3 कॉर्नर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो ये वर्टेक्स ए हो जाएगा, ये वर्टेक्स बी हो जाएगा, ये वर्टेक्स सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ट्रायंगल के पास आते हैं 3 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अंदर की ओर जो एंगल होता है उसे इंटीरियर एंगल कहते हैं, और जो बाहर की ओर जो एंगल्स होते हैं वर्टेक्स पर ही, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल हो गया BAC, एक एंगल हो गया ACB और एक एंगल हो गया ABC। ठीक है, तो वर्टेक्स हो गए, एंगल्स हो गए। और ट्रायंगल के पास क्या होता है बेटा? तो ट्रायंगल्स के पास 3 साइडें होती हैं, तो 1, 2 और 3, तो ये तीनों साइडें हमारी हो गई। ठीक है, और ट्रायंगल के पास क्या होता है? तो ट्रायंगल के पास होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है एक्सटीरियर एंगल बनाने में कि सर इधर से हमने ये एंगल बना दिया, ये बना दिया, कल को कोई ये वाला एंगल भी बना सकता था या इसमें ये वाला एंगल भी बना सकता था, तो हम कौन सा एक्सटीरियर एंगल लेकर चले? तो देखिए कोई भी ले लीजिए, चाहे आप ये बना लीजिए चाहे आप ये बना लीजिए, पहली बात तो दोनों इक्वल होंगे तो उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन किसी ट्रायंगल के अगर तीनों को मतलब तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को आपको देखना है तो आप साइकिल में लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? देखिए आप क्या करेंगे, हर एक साइड को एक एक बार एक्सटेंड कीजिए। जैसे BC को मान लीजिए मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया, तो फिर CA को अब ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। अब AB बची है तो AB को एक्सटेंड करेंगे, ना कि BC को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 एंगल आ जाते हैं। एक एंगल ये आ जाता है, एक एंगल ये आ जाता है और एक एंगल ये आ जाता है। तो ये तीनों जो एंगल्स होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो साइमल्टेनियसली एक एक साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए ऑर्डर से, ऐसी कोई साइड नहीं बचनी चाहिए जो एक्सटेंड ना हुई हो। तो पहले मैंने BC को किया, फिर CA को किया, फिर AB को किया। आप पहले आप AB को मान लीजिए BA को ऐसे कर सकते थे, तो फिर AC को ऐसे कर देते और फिर BC को ऐसे कर देते। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक्सटीरियर एंगल्स आ जाते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल आखिर होते कितने टाइप के हैं। देखो अब आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए कभी भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम किस बेस पे उन चीजों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। जैसे एक ही क्लास में बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए कि हाइट के बेस पे अगर उन्हें क्लासिफाई करें तो अलग अलग ग्रुप बनेंगे। उन्हीं बच्चों को अगर पास और फेल के बेस पे क्लासिफाई करें तो उनके अलग अलग ग्रुप बनेंगे। अगर उन्हीं बच्चों को एज के बेस पे क्लासिफाई करें तो उसका अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर ट्रायंगल्स के 2 बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं साइड्स के बेस पे, इसके बाद हम करेंगे एंगल्स बेस पे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज।
क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। देखो आइसोसेलेस पहले दे दिया, इक्विलैटरल पे आ जाइए, पहले ऊपर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बेटा एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। क्या, तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम देते हैं। यानी कि इसमें हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, अगला आता है, अगला जो आता है उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ कोई दो साइड्स इक्वल हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे। जैसे आपको मेरा ट्रायंगल एबीसी दिख रहा होगा, इसमें AB इज इक्वल टू AC है और BC इक्वल नहीं है, BC कुछ अलग है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा जिसकी दो साइडें इक्वल है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा यही दो साइडें इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, ये नॉन इक्वल हो सकती है, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती हैं, ये अनइक्वल हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी अगर एक पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है लास्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, सबसे बेसिक सबसे रफ ट्रायंगल जो होता है वही स्केलिन है। स्केलिन ट्रायंगल का मीनिंग हुआ एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, यानी कि ये अलग हो, ये अलग हो और ये अलग हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। यानी कि PQ नॉट इक्वल टू QR नॉट इक्वल टू RP, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये हमारे हो गए साइड्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हो गए, साइड्स के बेसिस पे। अब अगली चीज आती है, वो आती है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या आता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो किसी ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है, तो भैया ट्रायंगल की पेरीमीटर की बात क्या ही करें, सबसे पहले हम पेरीमीटर की ही बात कर लेते हैं। तो देखो पेरीमीटर अगर कभी भी किसी भी फिगर का पूछा जा रहा है ना, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो चाहे वो फिगर कोई भी हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, पेंटागन, ये पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स को उठा के ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह ट्रायंगल का भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, यानी कि PQ प्लस PR प्लस QR, PQ प्लस PR प्लस QR। तो यहां पर पेरीमीटर हम बोल सकते हैं PQ प्लस PR प्लस QR। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, अब एंगल्स के बेस पे अगर ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन करें तो कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंगल्स के बेस पे हमारा ट्रायंगल आता है, तो इसमें दिया गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए उसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, तो उसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, अब इसका जो शेप होगा वो हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये एंगल मान लीजिए 90 दिया है, तो अब ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, 90 हो गया, तो ये एक कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल की नेमिंग की जाती है, तो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, नेम में उसको बीच में रखते हैं। जैसे अगर इस ट्रायंगल का हम नाम बोले तो चाहे ABC बोले, चाहे BAC बोले, चाहे CAB बोले, तीनों ही सही है। लेकिन क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो बेस्ट एक्यूरेट मेथड होगा इसके नेमिंग का वो यही होगा कि जिस एंगल पर 90 डिग्री बन रहा है उसको हमेशा बीच में रखा जाए। तो इसको या तो हम बोलेंगे ट्रायंगल BAC या फिर हम बोलेंगे ट्रायंगल CAB। हम इसको ABC या ACB नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल भी होता है। वैसे नॉर्मली जब आप ट्रायंगल बोलते हैं तो आप ऐसे बोल देते ट्रायंगल ABC, ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो ये ट्रायंगल का साइन। लेकिन अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल है तो ट्रायंगल का साइन ऐसे ना बना के हम कैसा बनाते हैं, ऐसा, ऐसे बोलेंगे ट्रायंगल ABC, या अगर इसका सही नाम करूं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BAC। ठीक है, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आ ही गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होती हैं उनके प्रॉपर नेम्स होते हैं। आई होप सबको पता होगा, तो एक बार और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है,
90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड, बिल्कुल सामने। तो 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड को ही हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हाइपो या शॉर्टकट में हाइपो हम लोग बोला करते हैं। तो 90 के सामने वाली साइड यानी कि AC यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगी, यहाँ पर 90 के सामने BC है तो ये हाइपो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बचती हैं दो साइडें। तो किसी भी एक साइड को आप बेस बोल सकते हो और दूसरी साइड को आप क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसमें है तो अब ये तो हाइपोटेनस हो गया, इसको आप बेस बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। इसमें हाइपोटेनस आपका फिक्स हो गया। अब किसी कोई बेस ले लो, किसी कोई परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो बेटा एक ऐसा ट्रायंगल, क्या? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल ऑब्वियसली 90 से छोटे हों, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे अगर मैं इसको बात करूं कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो होगा वो भी लेस देन 90 होगा, एंगल B जो होगा वो भी लेस देन 90 होगा और जो एंगल C होगा वो भी लेस देन 90 होगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। उनके शेप्स ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो आइए देखिए, तो बेटा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ही बहुत बेसिक सी बात है। क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल का, क्या? अगर किसी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, यानी कि कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है, तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो देखिए ये एंगल आपको सीधे सीधे 90 से बड़ा दिख रहा होगा, तो ये ट्रायंगल अब एक क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। लेकिन यहां पर कंफ्यूज कहां नहीं होना, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या? जब ट्रायंगल एक्यूट होता है तो उसके तीनों एंगल्स 90 से छोटे होते हैं, लेकिन जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होता है तो उसके तीनों एंगल 90 से बड़े नहीं होते हैं। ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? उसका सिर्फ कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो सकता है। तो अगर किसी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 है, तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे और बाकी जो दो बचे हुए एंगल्स होंगे वो एक्यूट ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे एक ट्रायंगल PQR है, मान लीजिए, यहां पर लिख लेते हैं, मान लीजिए कोई ट्रायंगल PQR है। ठीक है, तो हो सकता है मतलब ऑब्ट्यूस कब होगा? मान लीजिए कि एंगल P जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो फिर एंगल Q जो होगा वो लेस देन 90 होगा और एंगल R जो होगा वो भी क्या होगा? लेस देन 90 होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि एंगल Q जो हो गया वो ग्रेटर देन 90 हो गया, तो बाकी फिर एंगल P जो होगा वो भी लेस देन 90 होगा और एंगल R जो होगा वो भी लेस देन 90 होगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर एंगल R 90 से बड़ा हो जाता है, एंगल R 90 से बड़ा हो जाता है, तो फिर एंगल P भी 90 से छोटा होगा और एंगल Q भी 90 से छोटा होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल जो हो सकता है किसी ट्रायंगल का वो ऑब्ट्यूस हो सकता है, ग्रेटर देन 90 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसका भी रीजन है। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए कोई दो एंगल 90 से बड़े हो गए तो दो एंगल का सम ही 180 से ज्यादा निकल जाएगा, तो क्या तीसरा एंगल कहां से आएगा? वो तो रह नहीं जाएगा, तो फिर ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती, फिर ऐसा फिगर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रायंगल में, क्योंकि बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ये सब तो आप बचपन में इस क्लास में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आगे जो फ्यूचर में ज्योमेट्री को यूज करते समय ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये सबसे बड़ी होती है। बच्चों को ये सब ट्रायंगल के अंदर जो वेरियस पॉइंट्स होते हैं वो कभी नहीं ध्यान रहता और हमेशा फंस जाते हैं। इसके वजह से
10th 12th और कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल ज्योमेट्री का यूज़ होता है, और ज्योमेट्री आप 9th के बाद 10th में हल्की सी है, और इसके बाद आप ज़िंदगी में पढ़ने वाले भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको याद रखना है, ठीक है। आइए देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आती है मीडियन। क्या आती है? मीडियन। तो मीडियन क्या होती है? तो याद रखिए, देखिए कोई भी ट्रायंगल, क्या कोई भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है ABC और उसके ये 3 वर्टेक्स हैं। अब आप अगर क्या करें कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, क्या मान लीजिए कि ये AC है और AC का मिड पॉइंट है ये कुछ D है, ठीक है। तो अगर इसके मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स, तो इसके अपोजिट ये वर्टेक्स है, इसके जस्ट अपोजिट सामने, तो अगर इससे ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इस लाइन को हम नाम देते हैं मीडियन। क्या नाम देते हैं? मीडियन नाम देते हैं, ठीक है। तो ये BD जो हो जाएगी वो AC की क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी फ्रॉम द वर्टेक्स B, ठीक है। तो मीडियन क्या होती है? ट्रायंगल की किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये BC है और BC का मान लीजिए ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट, तो आप इसको आप क्या करिए? A से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो A से ज्वाइन करने वाली ये जो साइड आ रही है ये क्या कहलाएगी? ये भी मीडियन हो जाएगी। मान लीजिए इसको हमने कुछ E ले लिया, ठीक है। ऐसे ही AB है तो AB का मिड पॉइंट मान लीजिए ये ले लिया आपने, और AB का जो मिड पॉइंट है उसको अब हम क्या करेंगे? इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स यानी C से हम क्या करा दें? ज्वाइन करा दें। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? ये भी मीडियन हो जाएगी। तो किसी ट्रायंगल की कितनी मीडियंस ड्रॉ हो सकती हैं? आई होप आप क्लियरली देख सकते हैं, किसी ट्रायंगल की 3 मीडियंस ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। हर एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी 3 मीडियंस हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जब मैंने इन 3 मीडियंस को ड्रॉ किया है तो इसके बाद इसमें ये जो सारी मीडियंस है ये किसी एक पॉइंट पर ही जाकर मिल गई हैं एक दूसरे से। आप देखें तो ये यहां पर कॉन्साइड कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है 2 लाइंस का एक दूसरे को काटना। जहां पर 2 लाइनें एक दूसरे को काटनी, जैसे ये 2 लाइनें हैं तो इन 2 लाइनों का ये जो हो गया ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना बेटा, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल रट्टा मार लो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, वो पॉइंट जहां पर मीडियंस आपस में मिलती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड। उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेंट्रॉइड को जनरली जो नेम दिया जाता है दैट इज G। किस नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं? G नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, आप कोई और भी नेम दे सकते हैं, क ख ग ABC व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट, आप दे सकते हैं, बट जनरली G नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड मतलब एक तो हो गया सेंट्रॉइड, तो दूसरा क्या, दूसरी बात हमको यहां से ये पता लगती है कि द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, क्या द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। क्या? कंकरेंट। तो ये कंकरेंट वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है ज्योमेट्री में। तो आखिर कंकरेंट का मीनिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा, अगर कुछ लाइंस हैं, क्या कुछ लाइंस हैं और वो एक दूसरे से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सारी लाइनें एक दूसरे को एक ही जगह पे मिल रही हैं, तो ऐसी लाइंस को हम नाम देते हैं कंकरेंट लाइंस। क्या नाम देते हैं? कंकरेंट लाइंस। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो मीडियंस हैं वो सारी एक ही पॉइंट पे, तीनों मीडियन आके एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर गई कि नहीं कर गई? कहां पर मीट कर गई? सेंट्रॉइड पर मीट कर गई। तो इसका मतलब वी कैन से दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज concurrent and that point of intersection is called centroid of the triangle. That point of intersection is called centroid of the triangle. So
ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड हो जाएगा। अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, ये भी आपको बहुत याद रखना है, इस पे आपके 9, 10, 11, 12 हर जगह क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन इसका बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो सेंट्रॉयड होता है ना बेटा, ये जो सेंट्रॉयड होता है ये हमेशा क्या करता है, मीडियन को 1:2 के रेशियो में, या मतलब इधर से 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब बच्चों को ये तो याद रहता है कि 2:1 का रेशियो लेना है, लेकिन याद ये नहीं रहता है कि 2 किधर लेना है और 1 किधर लेना है, समझ लो। तो आप याद रखिए कि पहली चीज तो जो सेंट्रॉयड है वो हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और 2 किधर होगा, तो जैसे ये वाली मीडियन की मैं बात करूं, इसकी BD की, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, तो जो वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट होगा, वर्टेक्स की तरफ, तो वर्टेक्स इधर B है, तो वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट होगा वो 2 होगा, और जो वर्टेक्स की दूसरी मतलब साइड की तरफ वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो अ सेंट्रॉयड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। कोई भी सेंट्रॉयड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, जबकि 2 वाला पार्ट जो होगा वो इधर होगा, और 1 वाला पार्ट होगा वो साइड की तरफ होगा। इसी तरह से अगर हम CF की बात करें तो यहां पर भी 2:1 का डिवीजन होगा, लेकिन 2 वाला पार्ट ये होगा और 1 वाला पार्ट ये होगा। बाय द सेम लॉजिक अगर हम AE की बात करें तो जो G होगा वो AE को भी 2:1 में डिवाइड करेगा, लेकिन 2 वाला पार्ट होगा वर्टेक्स की तरफ और साइड की तरफ होगा 1 वाला पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मीडियन में इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारा सेंट्रॉयड हो गया, मीडियन हो गया। अब जो अगली लाइन आती है जो किसी ट्रायंगल में ड्रॉ की जाती है, तो दैट इज एल्टीट्यूड। क्या, एल्टीट्यूड। बेटा एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड है, ध्यान रखना, पता चला एटीट्यूड में पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो एल्टीट्यूड है, तो व्हाट डू वी मीन बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी काफी हद तक एटीट्यूड से ही जुड़ा हुआ, जैसे लोग एटीट्यूड होता तो बड़े तन के खड़े होते हैं, है ना। तो भैया एल्टीट्यूड भी भाई साहब वही है जो तन के खड़े होते हैं, और तन के खड़े होने का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर खड़े होना, यानी 90 डिग्री पे खड़े होना, ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ये वही होते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो जो परपेंडिकुलर खड़ा रहता है इसको हम क्या नाम देते हैं, एल्टीट्यूड नाम देते हैं, क्योंकि वो एटीट्यूड के साथ खड़ा रहता है, ठीक है। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है AB एंड C, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस वर्टेक्स A से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर है, मान लीजिए पॉइंट हमने D ले लिया, तो दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। क्या कहेंगे इसको, एल्टीट्यूड कहेंगे। इसी एल्टीट्यूड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब भी क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड और नॉर्मल दोनों सेम है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, कल को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चाहे एल्टीट्यूड बोले किसी ट्रायंगल का, चाहे नॉर्मल बोले, चाहे परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स बोले, तीनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसी तरह यहां से हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसी तरह इस वाले वर्टेक्स से इस वाली साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं ड्रॉ कर दूंगा, तो मान लीजिए ये कुछ यहां पर मिल गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। मान लीजिए इससे इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे D ले लिया, मान लो ये E ले लिया, और ये क्या ले लिया, F ले लिया। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इस तरह से किसी ट्रायंगल के अंदर कितने एल्टीट्यूड एग्जिस्ट करते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स एग्जिस्ट करते हैं, हर एक साइड का अपोजिट वर्टेक्स के साथ परपेंडिकुलर, ठीक है। और यही जो एल्टीट्यूड होगा ये किसी अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड की लेंथ या डिस्टेंस भी हो जाएगी। अगर जैसे कल को बोला जाए कि BC की A से डिस्टेंस क्या है, तो BC की जो A से डिस्टेंस है वो कितनी है, AD ही है। तो जो एल्टीट्यूड होता है वही उस साइड की अपोजिट वाले वर्टेक्स से डिस्टेंस भी कहलाता है। अब दूसरी मीडियन जो होगी वो डिस्टेंस नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये जो एल्टीट्यूड होगा यही डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि कभी भी दो चीजों के बीच की अगर हमको डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, वरना ऐसे तो हजारों डिस्टेंस हो सकती है ना।
तो परपेंडिकुलर को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूं। मान लीजिए जैसे आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया था, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब आपको बोला गया कि इसके तीनों एल्टीट्यूड बताइए किधर होंगे, या आपको जरूरत पड़ जाए फिगर में ड्रॉ करने की, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले इसका मैं इस वर्टेक्स का इससे परपेंडिकुलर, तो सीधे सीधे पड़ जाएगा, ये रहा। ठीक है, दूसरा भैया ये वर्टेक्स है, इस पे ड्रॉ करना, तो अब देखो इधर की ओर तो परपेंडिकुलर बनेगा नहीं, सब एंगल बड़ा बन रहा है ना। तो कई बार हमको क्या होता है, साइड्स को एक्सटेंड भी करना पड़ता है, तो ये परपेंडिकुलर इसका इधर पड़ेगा। आ रही बात समझ में, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो इसको हमको फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे की ओर, और फिर ये यहाँ से वर्टेक्स से ये इधर परपेंडिकुलर पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये इसके जो एल्टीट्यूड्स हो जाएंगे वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कई बार हमको क्या होता है, साइड्स को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, तब हमको साइड्स के एल्टीट्यूड क्या होते हैं, मिल पाते हैं। आई होप आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा एल्टीट्यूड, जरूरी नहीं कि हमेशा अगर इंटीरियर एंगल जो है, एक ट्रायंगल जो है वो हमारा एक क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे एल्टीट्यूड बहुत फंडामेंटल तरीके से इस तरह से अंदर ही बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है, तो आपको फिर साइड को एक्सटेंड करके तब आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हुआ, जैसे आपने इसमें देखा, ठीक है, आइए इसमें बता दें, आगे बताएं, देखते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ यहीं पर है। ठीक है, तो आइए बता देते हैं। तो अब जैसे आपने देखा कि इसके जो एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए वो भी सब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर मिल गए। ऑल द एल्टीट्यूड्स आर अगेन कंकरेंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से अब कंकरेंट है, तो अब जहां पर एक दूसरे को मिलेंगे उस पॉइंट को हम फिर से कुछ नाम देंगे। तो अब की बात इस पॉइंट को नाम दिया गया है क्या, ऑर्थो सेंटर। क्या नाम दिया गया है, ऑर्थो सेंटर। आई होप क्लियर होगा। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे ऑर्थो सेंटर। एक टीवी में ऐड आता है ना, जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, डॉक्टर आर्थो, हम उसी से याद रखते हैं, वरना मेरे को तो भूल जाता है। तो देखो डॉक्टर आर्थो जब लगाओगे घुटनों पे तो स्ट्रेट खड़े रहोगे, यानी परपेंडिकुलर खड़े रहोगे। इसीलिए जो परपेंडिकुलर्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, ऑर्थो सेंटर रखा गया। क्या रखा गया, ऑर्थो सेंटर रखा गया। तो आप परपेंडिकुलर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डॉक्टर आर्थो से याद रख सकते हैं कि ये क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ज्यादातर आती है, लेकिन बच्चों को आता होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोग से एक मिनट डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है बेटा, तो अभी हमने मीडियंस ड्रॉ किए, एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, एंगल बाइसेक्टर भी तो ड्रॉ हो सकता है ना। तो जैसे ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर मतलब किसी एंगल की बाइसेक्टर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ये ऐसे गई, मान लो जो ये ऐसे गए, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो हो जाएगी वो इस एंगल की बाइसेक्टर हो जाएगी, ये जो होगी वो इस एंगल की बाइसेक्टर हो जाएगी, ये जो होगी वो इस एंगल की बाइसेक्टर हो जाएगी। तो एंगल बाइसेक्टर भी आपको पता होनी चाहिए। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली इन्होंने दे दिया था इन सेंटर, तो आइए देखिए अब क्या होता है इन सेंटर। तो अब इन बात करते हैं इन सेंटर की, आखिर इन सेंटर होता क्या है। तो पहली चीज तो इन सेंटर कौन है ये देखिए, फिर उसको फाइंड कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कल को आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ट्रायंगल दे दिया गया, और बोला बेटा एक ऐसा ट्रायंगल बना, एक ऐसा सर्कल बनाओ इसके अंदर जो इसकी तीनों साइड्स को टच करता हो। क्या करता हो, तीनों साइड्स को टच करता हो। तो आपको इसका इन सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो उस सर्कल का जो सेंटर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। देखिए सर्कल को ट्रायंगल में हमेशा दो तरीके से किया सकता है, या तो इंस्क्राइब करेगा या तो सर्कमस्क्राइब करेगा। ठीक है, इंस्क्राइब का मतलब हो गया कि जो सर्कल इंस्क्राइब किया गया है ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर है, और अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया गया है ट्रायंगल के, तो यानी कि जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, बाहर होगा। तो जब सर्कल अंदर होगा
होगा तो हमेशा साइड्स को टच करेगा, और जब सर्कल बाहर होगा तो हमेशा वर्टेक्स को टच करेगा, वर्टेक्सेस से पास होगा। ठीक है, वर्टिसेस से, एक्चुअली वर्टेक्सेस तो गलत वर्ड हो गया है ना, तो वर्टिसेस से पास होगा। ठीक है, तो अब ये जो सेंटर है इस सर्कल का, सर्कल ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड्स को टच करने वाला जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इन सर्कल जिसे हम बोलते हैं, तो इसका जो सेंटर है उसे हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। अब ये कैसे मिलेगा हमको, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ले लीजिए, ये एक ट्रायंगल है, आप क्या करिए, इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ कर दीजिए, एंगल बाइसेक्टर, जैसे कि हमने पिछली बार ड्रॉ किए थे। तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, इसका ये हो गया, मान लीजिए इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो यानी कि ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। हर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेंगी, डिवाइड कर देंगी। मान लीजिए इसका नाम ए बी और सी ले लिया, ये डी हो गई, ये ई हो गई और ये एफ हो गई। ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, अब ये आप देख रहे हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये भी कैसी निकली हमारी, कनकरेंट निकली। बाइसेक्टर अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स भी एक साथ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही जगह से पास हो रही हैं तीनों बाइसेक्टर। तो ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यही जो होगा इन सर्कल का सेंटर होगा। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इन सेंटर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इन सेंटर नाम देते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, क्या, इंटरनल एंगल। अब कोई पता चला एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर खींच रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल का इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इन सेंटर से मान लीजिए कल को आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से आपकी थ्योरी खत्म होती है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में बात कर लेते हैं जब यहाँ पे आ ही गए हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, अगर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो छोड़ो, कंस्ट्रक्शन में ही सिखाएंगे। ठीक है, तो ये इन सेंटर हो गया, बस इतना काफी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सरकम सेंटर पर। किस पर आते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो आखिर सरकम सेंटर क्या होता है, तो किसी ट्रायंगल का अगर आपको सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है, क्या करना है, सरकम सेंटर फाइंड करना है, तो आप क्या करिए, कोई कठिन नहीं है। अच्छा, आपने सबने बचपन में या 8th क्लास में, 7th क्लास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ किया ही होगा। नहीं किया तो आइए रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए एक लाइन दी गई है, ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट दिया गया ए बी, बोला जाए इसका मिड पॉइंट पता करो कंपास एंड प्रोटेक्टर से। तो याद आ रहा होगा, धुंधली धुंधली यादें, कि हम अपना प्रोटेक्टर लेते थे, सबसे पहले कंपास लेते थे, एक्चुअली प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं होता है, तो हम कंपास लेते थे और सबसे पहले तो उसे पेंसिल लगाते थे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था लगाना। इसके बाद अपने कंपास को हम जो साइड, जिसको हमें जो लाइन सेगमेंट दिया होता था, जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अंदाजे से खुला करते थे, है ना। तो आप आधे से ज्यादा ओपन कर लेते थे कंपास को, इसके बाद एक आर्क इधर लगाते थे, एक आर्क इधर लगाते थे, इसके बाद इधर नीडल रखते थे कंपास की, एक आर्क इधर लगाते थे और एक आर्क इधर लगाते थे। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को मीट करते थे वहां से इन दोनों को ज्वाइन कर देते। ये जो लाइन होती थी ये परपेंडिकुलर हुआ करती थी और हमेशा मिड पॉइंट पे ही काटा करती थी, 2 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो जाया करता था। तो ये जो लाइन है ना, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे ये ट्रायंगल है, तो अगर इसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाए, क्या किए जाए, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाए। आइए देखिए, तो जैसे मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो दोनों तरफ आर्क लगाई जाएंगी, है ना, और फिर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा। तो ये कुछ मान लीजिए ऐसे आ गया, फिर इसका ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आ गया। तो ये बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, एक बार फिर से एक दूसरे को एक ही जगह पे काट देंगे, ये भी कंकरेंट होते हैं ट्रायंगल में। और
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना बेटा इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, इसे ही हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने ये वाली डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये जो सर्कल होगा ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होगा, यानी कि ये जो सर्कल होगा वो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा। क्या करेगा? सर्कमस्क्राइब करेगा। इसलिए इस सेंटर को, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? सरकम सेंटर नाम दिया गया। तो बाय द डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हर बार मेरे से इंटरसेक्शंस निकल जाता है, सॉरी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। किसी ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सरकम का सेंटर बोलते हैं, यानी सरकम सेंटर बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए अब आप 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, सेंट्रॉयड, ऑर्थो, इन और सरकम। सेंट्रॉयड क्या था? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थो क्या था? परपेंडिकुलर्स या एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन सेंटर क्या था? एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और सरकम सेंटर क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको भूलना नहीं बेटा, ये चारों सेंटर में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सेंट्रॉयड तो कम से कम ध्यान रहता है, लेकिन ऑर्थो, इन और सरकम तो बिल्कुल ध्यान रहता ही नहीं है बच्चों को। मैं 4 साल से लगातार देख रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। अब एक चीज और बचती है और इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करूंगा। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कल को क्वेश्चन, कभी आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज दी होगी कि देयर इज अ पॉइंट ट्रायंगल के आसपास कहीं पे, ठीक है, तो ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की 3 पोजीशंस हो सकती हैं। ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की 3 पोजीशन हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इसके देखिए तो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो पॉइंट जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा, ठीक है, या तो जो पॉइंट होगा वो ट्रायंगल के ऊपर होगा, या तो जो पॉइंट होगा वो ट्रायंगल के क्या होगा? बाहर होगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट ट्रायंगल के अंदर आपको लेना है तो हम बोलेंगे अ पॉइंट द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। क्या? इंटीरियर में है ट्रायंगल के, पॉइंट जो है वो ट्रायंगल के इंटीरियर में है। तो ये जो अगर ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है तो वो इंटीरियर में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल की साइड्स पे होगा यानी कि दैट इज ऑन द ट्रायंगल, क्या हो जाएगा? ऑन द ट्रायंगल, तो द पॉइंट इज ऑन द ट्रायंगल। अगर कभी कोई पॉइंट ट्रायंगल के बाहर लेना है तो बोला जाएगा पॉइंट P ऑन द एट द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोला जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। कि जो पॉइंट P है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है। कहां पर है? एक्सटीरियर में है, यानी कि आउटसाइड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज तो ये यूज होती है, ये क्लियर है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ग्रुएंसी में, आपको लगातार पता होनी चाहिए कि अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड। तो देखिए, किसी भी एंगल के ठीक सामने जो साइड होती है वो उसकी अपोजिट साइड होती है, और किसी भी साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो उसका अपोजिट क्या होता है? एंगल होता है। जैसे यहां पर AC के अपोजिट एंगल क्या है? B है, या एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? AC है। वैसे ही एंगल A के अपोजिट साइड हो जाएगी BC। क्या हो जाएगी? एंगल A के अपोजिट साइड हो जाएगी BC, और BC के अपोजिट एंगल या वर्टेक्स क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, तो BC के अपोजिट हो जाएगा A, एंगल A, और एंगल A के अपोजिट हो जाएगी साइड BC। बाय द सेम लॉजिक C के अपोजिट हो जाएगी साइड AB, और AB साइड का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल C। तो AB के अपोजिट एंगल C और एंगल C के अपोजिट साइड AB। तो इस तरह से कभी आपको कई, क्योंकि बहुत यूज करना पड़ेगा इसको, उसका अपोजिट एंगल, उसका अपोजिट एंगल। तो जस्ट सामने जो एंगल होता है किसी साइड के वो उसका अपोजिट एंगल कहलाता है, और किसी एंगल के सामने जो साइड होती है वो उसके अपोजिट क्या कहलाती है? साइड कहलाती है। तो इस तरह से हमारी जो
ट्रायंगल की जो फंडामेंटल ज्योमेट्री है वो आज यहाँ पर खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यार बहुत दिन बाद आए हैं और बहुत ज़्यादा हमने शेयर वेयर करना हमने चैनल को बंद कर दिया है। अब आप लोग पे ही सहारा है, आप लोग पढ़िए, समझ में आए तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्लीज़ चैनल को देखिए, वीडियोस को अगर आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मतलब अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, जैसा भी पढ़ाया, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर्स को रेगुलर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर कोई कमी रहती है या आपकी कोई क्वेरी है या जो भी है, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं ऐड हैं, तो वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर हो रखे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी हमें इंस्टाग्राम पर भी आकर फॉलो करें, जिससे हमको और अच्छा लगेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।